जी अस्सलाम वालेकुम। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम अपना 22nd लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये लेक्चर हमने कल भी किया था, लेकिन वो एक लाइव सेशन था और लाइव सेशन होने की वजह से जो उसकी रिकॉर्डिंग है उसमें यूज़र्स को काफ़ी इशू आ रहा है। इस वजह से मैंने इस लेक्चर को दोबारा से रिकॉर्ड करके दोबारा से अपलोड करने का सोचा है। तो हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज 60 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड और दुर्खाइम, इमानुएल दुर्खाइम से रिलेटेड होंगे। जी, सबसे फर्स्ट, द टर्म used by Durkheim to indicate the communal beliefs, morals and attitudes of a society। तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इट्स कॉल्ड कोलेक्टिव कॉन्शियंस। इसको हम कोलेक्टिव कॉन्शियंस बोलते हैं। कोलेक्टिव कॉन्शियंस इज़ अ यूनिफाइंग फोर्स। Unifying force in society, which bind people together. Okay, the next one, who said that? The next question, who said that society is reality sui generis? So sui generis is a Latin term और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस से मुराद ये है कि आपकी जो सोसाइटी है दैट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी मेक्स इंडिविजुअल सोसाइटी को नहीं बनाते, बल्कि सोसाइटी इंडिविजुअल्स को शेप अप करती है। एंड सोसाइटी इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी पब्लिश्ड इन। तो ये कितने वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था? ये बहुत ही मशहूर है। ऑगस्ट कॉम्ट ने द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी को पब्लिश किया था 1830 से 1842 के दरमियान में ये पब्लिश हुए थे। 6 वॉल्यूम्स, बी इज़ द राइट आंसर। ऑगस्ट कॉम्ट ने इनको पब्लिश किया था। ओके, द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, सोशल सॉलिडेरिटी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ, सी इज़ द राइट आंसर, डिवीजन ऑफ लेबर। सो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो जब सोसाइटी में जो है इंक्रीज़ होती है तो सोसाइटी जो है वो इवॉल्व करती है फ्रॉम मैकेनिकल सॉलिडेरिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ओके, द नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, प्रीमिटिव सोसाइटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो वहाँ पे क्या होता था? वहाँ पे उनकी जो सॉलिडेरिटी थी उसको डिफ़ाइन किया है एज ए मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, जहाँ पे डिफरेंसेस बहुत कम थे और सब कुछ सेम था, शेयर्ड बिलीव्स थे, डिवीजन ऑफ लेबर जो थी वो बहुत कम थी। और उस सोसाइटी में जो सॉलिडेरिटी थी दैट वाज बेस्ड ऑन मैकेनिकल सॉलिडेरिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खाइम डिनोटेड the establishment of specified jobs for specific people as, so this is called the division of labor, and this is the essence of modern society, the modern world। एंड जो हमारी आज की इंडस्ट्रियल
सोसाइटी है, यहाँ पे हाईली कॉम्प्लेक्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर है, हर बंदा जो है उसके स्पेसिफाइड काम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, द बाइंडिंग फोर्स between individual and society in primitive societies is regarded as conscience collective. This was the unifying force in society, और इसको हम conscience collective भी बोलते हैं और collective conscience भी बोलते हैं, and this is a French term. Okay, according to Durkheim, modern societies are characterized by. So, what is the characteristics? What are the characteristics of modern society? So, B is the right answer. Organic solidarity. In our evolved societies, this is the characteristics. One of the characteristics of modern society. Okay, the term conscience collective was used by Durkheim to indicate. क्या इंडिकेट करने के लिए? शेयर्ड बिलीफ सिस्टम, अ कॉमन बिलीफ सिस्टम लाइक टोटेमिज्म, जिसमें एक वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन होता है जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स को सैक्रेड माना जाता है. सो दिस रिलेटेड टू दैट शेयर्ड बिलीफ सिस्टम. उस मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन हुआ करता था. सब लोग एक ही गॉड को मानते थे और ये नहीं था कि कोई हिंदू था कोई मुसलमान था. ओके, क्वेश्चन नंबर 70, द टाइप ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी फाउंड अमंग अग्रेरियन सोसाइटीज़ इज़. तो अग्रेरियन सोसाइटीज़ में जो है वो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. बार बार क्वेश्चंस को जो घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसका मतलब यही है कि दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. Okay, the next one. According to Durkheim, Australian totemism, ये दो words हैं, totemism, the most primitive and simplest form of religion. So that was the religion which is based on totemism and certain symbols of animals and plants. Okay, he studied that primitive religion in Australia. Okay, the next one, Durkheim holds the view that pre-industrial societies were held together by. So what was the binding force there? So A is the right answer. So mechanical solidarity. घुमा फिरा के बार बार जो है उन्हीं बातों को पूछा जाता है. So to make you understand and to make you remember, कि आप इसको remember रख सकें, याद रख सकें in your exam. Societies where individuals were held together by mechanical solidarity are characterized by. So B is the right answer. No distinction between individual and collective conscience. So जैसे कि मैंने पहले बताया है कि इसमें जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के ऊपर बेस करने वाली सोसाइटीज़ थी, वहाँ सब कुछ सेम था. नो डिवीजन ऑफ लेबर, सेम कॉमन रिलीजन, सेम बिलीफ सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम, सब कुछ सेम होता था उन सोसाइटीज़ में. क्वेश्चन नंबर 74, अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर कैरेक्टराइज्ड बाय. सो व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी? सो डी इज़ द राइट आंसर. ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी. द इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ based on organic solidarity. That is an evolved society. Durkheim approach to sociology is called, question number 75. So he was a functionalism. C is the right answer. He talked about functions of different parts of society and different components of society. So he was a functionalist sociologist. Okay, question number 76. Durkheim held that in industrial societies, dash is based around the acceptance of economic and social differences. So, social order. So, social order is, the way the components of society maintain status quo. जो status quo है, जैसे सोसाइटी चलती आ रही है, उसको मेंटेन करने के लिए
सोसाइटी के जो मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं टू मेक सोशल ऑर्डर। तो इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ जो सोशल डिफरेंसेस हैं, दीज आर द एसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड दीज आर इम्पोर्टेंट aspects in order to maintain the status quo in society or the order, social order in the society. For example, different log हैं and they have different profession. Some are doctors and some are engineers. So they all make organic system and society. अगर डॉक्टर्स नहीं होंगे तो आप लोग इलाज मालजा किसके पास करवाने जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे और सिस्टम जो है वो रुक जाएगा सोसाइटी का। इस तरह से पुलिस है तो क्राइम को कौन कंट्रोल करेगा अगर पुलिस नहीं होगी। तो दिस इज़ द एसेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। द डिफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। Okay, 77. According to Durkheim, the term anomy refers to the state of normlessness की जो state है, chaos and normlessness, when individuals are not controlled by society and भेड़ बकरियों की तरह जब कोई कानून उनके ऊपर नहीं लागू होता, no form of state is missing there, justice system is missing. So that is the situation which is called the anomy. So इमाम दुर्खाइम ने ये जो anomy है इसकी बेस के ऊपर उन्होंने सुसाइड की भी एक टाइप जो थी वो बताई थी हमें। जी अब हम क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम, the collective ways of thinking, feeling and acting is known as, so D is the right answer, social facts. And he also said that social facts are external to individuals, external, and the individuals cannot control social facts. और इन्होंने जो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन दी थी वो डेफिनेशन है, द सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 79। दुर्खाइम डिवाइडेड सोसाइटी इनटू डैश टाइप्स। तो 4 टाइप्स में इन्होंने डिवाइड किया था जैसा कि हम सब जानते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। अल्ट्रुइस्टिक सोसाइटी एक थी और एक इकोनॉमिक सोसाइटी थी, एक फैटलिस्टिक सोसाइटी थी और एक इगोइस्टिक सोसाइटी थी। ये 4 डेफिनेशंस दी थी उन्होंने सोसाइटी की। 4 किस्म की सोसाइटी को उन्होंने क्लासीफाई किया था। ओके, नेक्स्ट वन, हु इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट एनालिसिस विद इन द सोशियोलॉजी। सो दुर्खाइम इज़ नोन एज द फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट एनालिसिस in the field of sociology. Okay, the next one. According to Durkheim, anomic suicide occurs when? Anomic suicide कब होती है? B is the right answer. A person feels disconnected from society due to lack of social integration. There is no social integration. There is no protection by society. तो जब दैट डिटैच्ड फील करता है तो तब जो सुसाइड लोग करते हैं उसको दुर्खाइम ने कहा था दैट इज़ अनोमिक सुसाइड। क्वेश्चन नंबर 82। वेबर्स एनालिसिस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सेंटर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। अब हम मैक्स वेबर की बात करने जा रहे हैं जो कि एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे और उनका जो एनालिसिस ऑफ सोसाइटी है दैट इज़ बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन इन सोसाइटी, द characteristic of modern society. Okay, who developed the concept of ideal type? Ideal type का concept किसने बनाया? Ideal type क्या होता है? Ideal type is a method how to make a comparative analysis and ideal type जो है एक measuring rod के तौर पर यूज़ होता है। तो ये मैक्स वेबर ने हमें कॉन्सेप्ट दिया था। जैसे कि ब्यूरोक्रेसी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तो ब्यूरोक्रेसी जो है
वो एक आइडियल टाइप थी, और उस आइडियल टाइप की बेसिस पे कंपैरिजन बना के उन्होंने जो है वो उसको स्टडी किया और उसको एक्सप्लेन किया दैट हाउ मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी वर्क्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 84. मैक्स वेबर वाज बोर्न इन द ईयर, बी इज़ द राइट आंसर, 1864. 1864 में ये पैदा हुए थे. ओके, द नेक्स्ट वन. ये जो डेट्स और बुक्स हैं ये तो आपने याद रखनी है, इसमें कॉन्सेप्चुअल तो कुछ नहीं है सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउन टू बी द फेमस वर्क ऑफ मैक्स वेबर. तो सी इज़ द राइट आंसर, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. ये इनका बहुत ही मशहूर वर्क है, काम है, बुक है, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म को एक्सप्लेन किया था, दैट हाउ रिलीजन इज़ इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म. ओके, 86. द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज गिवन बाय, मैंने पहले ही बताया है जी, ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो मैक्स वेबर ने दिया था. इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 87. टू मैक्स वेबर द आइडियल टाइप्स आर, क्या होती हैं? अब इज़ द राइट आंसर सोशलॉजिकल फिनोमेना. नहीं सॉरी, इसको उन्होंने कहा था दीज आर द मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स एंड दिस इज़ अ मॉडल फॉर स्क्रूटनी. इट्स अ मॉडल. जब वो कोई भी आइडियल टाइप डेवलप करते थे, जैसे अथॉरिटी की हैं, तो वो उसको एक मॉडल बनाते थे, एक मॉडल क्रिएट करते थे, सो दैट उस मॉडल की बेस पर जो है वो जो रियल फिनोमिना हैं सोसाइटी में उनको स्टडी किया जाए. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन आर डिस्टिंग्विश्ड इन मैक्स वेबर सोशियोलॉजी. तो मैक्स वेबर ने जो सोशल एक्शन की टाइप्स बताई थी वो 4 सोशल एक्शन की टाइप्स थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 89. जियोक्रेशनल एक्शंस आर अदरवाइज नोन एज. सो जियोक्रेशनल एक्शंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो सी इज़ द राइट आंसर, गोल ओरिएंटेड एक्शन. ओके, अ वैल्यू ओरिएंटेड रैशनल एक्शन इज़ अदरवाइज कॉल्ड, उसका दूसरा नाम क्या है? सो रैशनल एक्शन इज़ द राइट आंसर. Question number 91. A rational purposeful action is based on, so C is the right answer, means and rationality. When you are familiar with means, कि किस रास्ते से गुजर के किस एंड तक पहुंचना है. ठीक है. ओके, the next one. The type of action guided by customs and long standing beliefs. तो long standing beliefs और custom जो है हमारी, वो हमारा फिर ट्रेडिशनल एक्शन ही हो सकता है ना. ये तो देख के पता चल रहा है जी. आगे क्वेश्चन नंबर 93. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मैक्स वेबर बेस्ड ऑन इट्स क्लेम टू लेजिटिमेसी. सो 3, जो 3 टाइप्स हैं वो अथॉरिटी की इन्होंने दी थी. B is the right answer. Okay, the next one. When a person enjoys authority by virtue of his inherited status, then that type of authority is known as. So हम इसको ट्रेडिशनल सोसाइटी बोलते हैं, ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोलते हैं, क्योंकि उसकी विरासत में उसको इनहेरिटेडली ये मिला है, ये जो उसको रोल मिला है, उसको अथॉरिटी मिला है. ये हमारी ओल्डर सोसाइटीज़ में होता था, जहाँ पे एक नवाब है तो उसका बेटा जो है वो नवाबज़ादा हुआ करता था, और वो लोगों के फैसले करता था. उसके पास अथॉरिटी जो थी वो विरासत के ज़रिए मुंतकिल होती थी, उसके बाप से उसमें मुंतकिल होती थी. आजकल के दौर में अगर जज फैसला करता है तो जज जो है वो ये नहीं है कि उसके फादर जज थे तो वो भी इनहेरिटेड जज होगा, बल्कि रूल्स के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग ही इज़ जज. उन्होंने कोई ना कोई एग्ज़ाम पास किया है तो उसकी वजह से वो आज जज हैं जी. क्वेश्चन नंबर 95. charismatic authority is characterized by. Charismatic authority is based on some kind of charisma of an individual leader.
जो किसी भी इंडिविजुअल लीडर की पर्सनल खसूसियात होती हैं जिसकी बुनियाद पे लोग उनसे इन्फ्लुएंस होके, उनसे मुतासर होके उनके साथ चल पड़ते हैं। सो 95B इज़ द राइट आंसर, एक्सेप्शनल पर्सनल qualities of a leader. Okay, according to Max Weber, the basis for the functioning of legal rational authority, legal rational authority जो है वो ज़ाहिर बात है लीगल से मुराद के किसी लॉ के ऊपर बेस करती होगी वो, तो डी इज़ द राइट आंसर, रूल्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, अ सिस्टमेटिक interpretive process of understanding the meaning of action from the actor's point of view। जी, ये एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात की है इसको हम इंटरप्रेटिव स्कूल ऑफ थॉट या इंटरप्रेटिव सोशल साइंस बोलते हैं। उसको हम वरस्टेहन भी बोलते हैं, जो कि हमें मैक्स वेबर ने कॉन्सेप्ट दिया था वरस्टेहन का। और ये है कि जो वरस्टेहन है इसका जो मतलब है इंग्लिश में होता है टू अंडरस्टैंड। और मैक्स वेबर ने कहा था इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन विद द आइज़ ऑफ एक्टर्स। जिनके साथ वो हो रहा है उनकी आइज़ के साथ ही आप सोशल रियलिटी को देख सकते हैं। ओके, The Protestant ethic and the spirit of capitalism was written by, तो पहले भी हमने पढ़ा जी मैक्स वेबर ने लिखी है। ओके, who said that sociology is science? तो यहाँ पे भी C is the right answer, मैक्स वेबर। ओके, Karl Marx was born in the year, he is the right answer, 1818। Keep remember 1818 में पैदा हुए कार्ल मार्क्स। ओके, मार्क्स कॉल्ड द डिस्टिंक्टिव मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एज, तो इसको हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बोलते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस, यानी कि एक आइडिया उसके ऊपर जो काउंटर आइडिया होता है और उसके बाद सिंथेसिस। मिसाल के तौर पर सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स पहले एक कम्युनिज़्म था इस दुनिया में, किसी चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, कोई भी बंदा उठ के कोई भी चीज़ खा पी सकता था, कोई भी ज़मीन किसी एक ख़ास बंदे की नहीं थी। उसके बाद कैपिटलिज़म आया और लोगों ने ज़मीनें बांट ली और ये तेरा और वो मेरा हो गया, और कुछ लोग अमीर से अमीर होते चले गए और कुछ लोग गरीब से गरीब तर होते चले गए। सो यानी कि कैपिटलिज़म डेवलप हुआ और वो कहते हैं कि कैपिटलिज़म जो है उसको एक थीसिस है, मिसाल के तौर पर एंटी थीसिस डेवलप होगा, काउंटर फोर्सेस डेवलप होंगी जो उसके अगेंस्ट डेवलप होंगी, और एक रिवॉल्ट आएगा और फिर एक कंसेंसस डेवलप होगा जिसको सिंथेसिस बोलते थे। यानी कि रिवॉल्ट आने के बाद सब कुछ जो है वो लोगों में बांट दिया जाएगा और एक कम्युनिस्टिक जो है वो सोसाइटी जन्म लेगी। So this is the historical materialism. Okay, the Communist Manifesto was written in the year की बात की है 102। A is the right answer, 1848। Okay, the next one, Das Kapital was written by Karl Marx। ये तो सबको पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल, जिसको इंग्लिश में द कैपिटल बोलते हैं, लिखी है। दास कैपिटल वाज रिटन इन द ईयर, सी इज़ द राइट आंसर, 1865। ओके, द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844 वाज रिटन बाय, सो ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखी है। द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स डैश हैड अ डोमिनेंट इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑन कार्ल मार्क्स। सो हीगल का जो है वो कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था। उन्होंने जैसे कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है तो वो हीगल से ही बोरो किया था और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया था। द नेक्स्ट वन, अ कंट्रीब्यूशन to
तो द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इज़ ऑथर्ड बाय, तो ये भी कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ये सब बुक्स को आप याद रखें, पेपर में पूछा जा सकता है। डैश इज़ द अमाउंट ऑफ सोशली necessary labor time needed to produce an article under the normal conditions of production and with the average degree of skill and intensity of the time. So this is the labor theory of value, that the value of a product is determined by how much labor has been involved in the production of that particular product. So this definition was given by Adam Smith and further used by Karl Marx in his writings. Okay, question number 109. In Marxist theory, the working class is called, तो जो वर्किंग क्लास है इट्स इन द प्रोलेटेरिएट कहलाती है, एंड जो अपर क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, वो बोर्शियस कहलाती है। ओके, आज का आखिरी क्वेश्चन हम करते हैं और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द प्रेजेंट स्टेट विल बी इज़ द राइट आंसर, विल विदर अवे, ख़त्म हो जाएगी, रिवॉल्ट आएगा और जो है वो सब कुछ तहस नहस करके अमीरों से छीन के गरीबों में बांट दिया जाएगा और कम्युनिज़्म जो है वो डेवलप हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।